Good morning, everyone. I hope you can see the screen and can hear. Fine. So, कुछ homework था last class में? Okay. Index exercise 4. ठीक है. Already done. सबने कर लिया index exercise 4. इसमें किसी को doubt है index exercise 4 में? Okay. आयुष बताओ कौन सा doubt है तुम्हारा? Fourth question doubt है. Okay. देखो question number 4 क्या है? Indicate the incorrect statement for 1 liter sample of. तुम्हारे पास एक 1 liter sample है. You have a 1 liter sample of N2 and O2. ठीक है. N2 गैस है और O2 गैस है. टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन और प्रेशर दे रखा है 1 atm. ठीक है. तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज सेम. देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना. एवरी टीचर ये बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3/2 kT होता है. ये पर मॉलिक्यूल है. टोटल काइनेटिक एनर्जी ये पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. पर मोल की बात करोगे तो क्या आएगा? 3/2 RT आएगा. और टोटल मोल्स की बात करोगे तो 3/2 nRT आएगा. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो ये हुआ ना. एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये हुआ ना. दिस इज योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. तो ये तो सेम होगा ना दोनों में. ओके. तो ए वाला जो है पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है. तो ए तो इस हिसाब से करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये तो सही है. आंसर पूछ रहा है कौन सा गलत है. आरएमएस स्पीड इज सेम. देखो आरएमएस स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? वी आरएमएस एवरीबॉडी. ये डिपेंड करता है 3RT/m के ऊपर. मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये तो सेम नहीं हो सकता ना एवरीबॉडी. तो यही होगा ना अपना आंसर. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट बताइए. डी क्यों दिया है? आंसर डी दिया है क्या? आंसर डी दिया है क्या? फोर्थ का आंसर चेक कर लेता हूं मैं. बी ही दिया है. सलोनी आंसर इज बी ओनली. अच्छा डी क्यों नहीं होगा? दैट इज व्हाट योर टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ N2 और O2. देखो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखो क्यों नहीं सेम है. दो तीन चीजें हैं. एक तो नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफाइड नहीं है. ठीक है. सलोनी इज दैट क्लियर? सबसे पहला रीजन तो मोल्स स्पेसिफाइड नहीं है. ये दोनों को बराबर हैं या सेम है. कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है. ठीक है. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी N1 और N2 पे डिपेंड करेगा ना. तो वो यहाँ पे गिवन नहीं है. दैट इज वन रीजन. नेक्स्ट सेवेंथ. जो है the root mean square velocity of an ideal gas in a closed container of fixed volume is increased from 5. देखो ये 5 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड था जिससे बढ़ा दिया गया और कर दिया गया 10 into 10 की पावर 4. तो अब देखो आरएमएस वेलोसिटी को डबल कर दिया गया.
ठीक है, तो आरएमएस वेलोसिटी डबल करने के लिए टेम्परेचर क्वाड्रपल करना होगा ना। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी। सो इफ यू वांट वी आरएमएस टू बी डबल्ड, वी डैश बाई वी क्या है, इट इज टी डैश बाई टी। तो यदि ये डबल हुआ है तो टी डैश बाई टी क्या हुआ होगा बताओ, 4 गुना हुआ होगा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। 10th ओके। सी क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर ले रहे हैं हम अभी। सी एवरेज आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है, ये आता है 3RT/m। ठीक है, सो दिस इज 30, ये आ गया तो r तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो 3T/m इज 30। ठीक है, अब ये लिखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ओके, अच्छा ये बताओ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड में 30 है तो मीटर पर सेकेंड में कितना हुआ एवरीबॉडी? 0.3 हुआ ना। ठीक है, अब स्क्वायर कर लो इसका। 3T/m इज 0.3 इंटू 0.3। m निकालो कितना आ रहा है, 3T/0.09। ठीक है, और टेम्परेचर तुम्हारा 300 केल्विन है। सो 3 इंटू 300/0.09, देखो ये कितना आता है। वो रूट है मतलब क्या, ये होल रूट है क्या, होल रूट है क्या, ये तो देखना होगा, ये तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। अच्छा ये बोलना चाह रहे हो क्या, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो क्या तुम? नहीं वो हो सकता है, देख लेते हैं, दोनों तरह से देख लेते हैं। तो उस केस में 3T/m तो हो जाएगा √30। तो 3T/m इज 30, तो आएगा 10। m आ जाएगा आपका T/10, तो ये आएगा 300/10, 30 आएगा। ये बट इसको तुमको कन्वर्ट तो करना है, होल रूट है क्या। देखो बेसिकली कुछ भी रहे, होल रूट रहे या फिर ना भी रहे, ये बात सब समझ पा रहे हो कि आपको जो है सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करना ही है ना। इज दैट क्लियर? सेंटीमीटर जो है उसको तो मीटर में कन्वर्ट करना ही है, तो वो अपना पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं नेक्स्ट तरीके से। एक सेकंड स्क्रॉल कर लेता हूँ। सी अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, वी आरएमएस अपने पास दे रखा है √30r सेंटीमीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना एवरीबॉडी? तो अब देखो क्या है, इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना होगा। ठीक है, अभी सही लिख देते हैं, √30r इज इक्वल टू 3RT/m। ठीक है, तो m निकालो, इसमें सॉल्व करके पुट कर दो। 30r इज इक्वल टू 3 इंटू r इंटू 300/m। तो आसान तो है, अब कैंसिल करो। m कितना आएगा तुम्हारा बताओ अभी एवरीबॉडी? m 3 इंटू 300/30 आएगा। ठीक है, तो 300 आ रहा है।
अरे नहीं, ऐसा नहीं है यार, ये मुझे ख्याल से ये रूट के अंदर नहीं है ये। एवरीबॉडी, ये रूट के अंदर है क्या? आंसर तो मैच नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से। इट इज नॉट अंडर रूट। 30 बाहर ही है यार, रूट के अंदर नहीं है। जैसे तुम लोग बोल रहे थे 30 के बाहर, तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है फिर तो। 30 के बाहर ही है भाई, जो पहले लिया था वही सही है अपना। 30 के बाहर ही है। देखो फिर आ जाएगा आंसर, क्योंकि देखो क्या होगा, फिर आएगा 30 रूट आर इज इक्वल टू 3 RT बाई एम। तो हम इसको ऐसा लिख पाएंगे फिर क्या, ये आ जाएगा 900 R इज इक्वल टू 3R 300 बाई एम। तो इस केस में तुम्हारा m कितना आएगा, 3 इंटू 300 बाई 900, तो ये आएगा तुम्हारा 1। तो 1 ग्राम हुआ, तो किलोग्राम में कितना आएगा, 0.001। तो आंसर डी होगा। नहीं तो इसमें तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, रेडी, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? ओके फाइन। तो अभी बात कर लेते हैं रियल गैसेस की। देखो रियलिटी में जो गैसेस होते हैं उनकी अब बात हम करने वाले हैं। दे आर कॉल्ड रियल गैसेस, दीज आर द गैसेस व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर। फर्स्ट स्लाइड, कल्पेश हमने तो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना अब तक, अभी स्टार्ट किया है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है कल्पेश, अभी कुछ पढ़ाया नहीं था। दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड, हमने अभी स्टार्ट किया है। क्वेश्चंस जो थे ना इंटेक्साइज 4 के डाउट्स वो डिस्कस कर रहे थे। सो दीज आर द गैसेस व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर। ये वैसे गैसेस हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड रियल गैसेस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, ये रियल गैसेस, डू यू थिंक रियल गैसेस विल ओबे आइडियल, the real gases will obey, generally do not obey ideal gas equation? ये समझ में आ रहा है? ये तो ओबे नहीं करेंगे ना। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि डिफरेंसेस, डिफरेंसेस हमने पढ़ा है क्या एवरीबॉडी? आइडियल और रियल गैस में डिफरेंसेस पढ़े हैं क्या हमने? याद समझने की कोशिश करो, शुरू शुरू जब चैप्टर चालू किया था हमने, तो आइडियल और रियल गैस के बीच में अंतर बताया। सो लेट अस रिकॉल दैट। सी सबसे पहली चीज तो क्या है, उनका एक वॉल्यूम जो है ना, इनका वॉल्यूम जो है, अब हम जीरो नहीं बोलेंगे, इनका वॉल्यूम हम बोलते हैं नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम है। ठीक है, जीरो नहीं बोलते इस बार। ठीक है, दूसरी चीज, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस, और कई बार रिपल्सिव भी हो सकते हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह के फोर्सेस इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, चलो ये लिख लो फिर। फाइनाइट मोल्स, तो यार देखो मोल्स तो हम आइडल के लिए भी डिफाइन कर सकते थे ना। फाइनाइट मोल्स तुम्हें लगता है कि एक होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट? एवरीडी, व्हाट वुड यू सजेस्ट? फाइनाइट मोल्स, मोल्स में कुछ पंगा है क्या आइडल रियल में? ओके, राइट इट डाउन, रिटन एवरीवन। हाँ, very good. Saloni, your answer is right. I was expecting this answer to from somebody.
चलो ये वाली बात आप लोगों को नहीं पता यार, ये कि कंप्रेस और लिक्विफाई करने वाली बात। यार ये तो पता है ना कि आइडियल गैस को लिक्विफाई भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, बट आइडियल गैस को सिर्फ कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विफाई नहीं कर सकते। ये किसी ने बताया नहीं अब तक, सिर्फ सलून ने बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि हम आगे इसके ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सी आइडियल गैस can only be compressed, but a real gas can be compressed as well as liquefied. ठीक है, everybody clear on this? आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 होता है, तो फिर उससे और कैसे कंप्रेस करेंगे? अरे कंप्रेस तो कर ही सकते हो ना, वॉल्यूम गैस का खुद 0 होता है, तो उसको कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं, उसमें क्या है, कोई जगह ही नहीं लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? हम्म, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? ओके, ठीक है, लिख लो, राइट डाउन, कोई दिक्कत नहीं। But why can't moles of ideal gas not consider a point of differential? अरे भाई, सिद्धेश का क्वेश्चन ये है कि मोल्स को क्यों नहीं अंतर समझ रहे हैं? अरे भाई, तुम्हें लगता है कि मोल्स जो है आइडियल गैस के और रियल गैस के, उनमें कोई अंतर का पॉइंट लग रहा है? आइडियल गैस को पॉइंट मास मानते हैं, इसको भी मास तो दोनों का होता है ना, तो इसमें तुम्हें क्यों लगता है कि मोल्स में हम अंतर करेंगे? एवरीबॉडी, व्हाई डू यू थिंक रियली थिंक कि हम मोल्स एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन कंसीडर कर सकते हैं, अंतर बताने का एक? क्योंकि दोनों का तो मास होता ही है यार, मास हम दोनों केस में कंसीडर करते हैं, तो क्या अंतर है इसमें? कुछ है ही नहीं, जो हम बताएंगे क्या? क्लियर है, डाउट है? कैन वी गाइस मूव अहेड नाउ? आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दिस, राइट? ओके, अच्छा, क्या एक रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है? रेडी, क्या एक रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है? कंडीशंस अंडर विच a real gas may show आइडियल बिहेवियर। वो ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसके अंदर रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा? बताओ। एवरीबॉडी, ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसके अंदर रियल गैस आइडिया मतलब आइडियल की तरह बिहेव करेगा? सी सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि सबसे पहले हमें ये चीज समझनी चाहिए कि देखो, रियल गैस और आइडियल गैस में जो मेन अंतर होता है ना, वो ये होता है कि
दे मतलब दे आइडियल गैस हैज नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और रिपल्शन, बट रियल गैस के अंदर अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वो रिपल्शन कब खत्म होगा बताओ एवरीबॉडी, वो रिपल्शन कब खत्म होगा, लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे बताओ एवरीबॉडी, लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे इंटरेक्शन खत्म होगा। अच्छा एक बात बताओ, रमेश और सुरेश है, ठीक है, रमेश और सुरेश दोनों हैं, तो अब ये बताओ कि दोनों के बीच में दोस्ती है, हम चाहते हैं कि उनकी बात हो ही ना, हम उनको अलग करना चाहते हैं, तो तुम क्या चाहोगे कि वो दोनों सामने बैठे रहें एकदम चुपचाप शांति से? अरे एक टेबल पे दो लोगों को बिठाएंगे तो बात करेंगे ना, या फिर बहुत तेजी से भगाते रहें? तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो इंटरेक्ट कर पाएंगे, कम होगी तो इंटरेक्ट होंगे? उनकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? एवरीबॉडी, वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। तो अब खुद बताओ लो काइनेटिक एनर्जी पे वो आइडल की तरह बिहेव करेगा या फिर हाई काइनेटिक एनर्जी पे आइडल की तरह बिहेव करेगा? ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे मैंने पूछा ना, कंडीशंस अंडर विच रियल गैस में बिहेव, अंडर विच रियल गैस में बिहेव लाइक एन आइडल गैस, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो है हम लिख रहे हैं लो प्रेशर और दूसरा हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर क्यों समझ में आ रहा है, लो प्रेशर रखोगे तो हाई वॉल्यूम हो जाएगा, दूर हो जाएंगे ये सब, तो अब एक दूसरे से काफी दूर है, और वेलोसिटी सॉरी हाई टेम्परेचर और वेलोसिटी भी इनकी ज्यादा है, तो उस अवस्था में ये मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से। तो ये लिख लीजिए, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज दैट क्लियर? डन? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? ओके, पर हाई टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इंटरेक्शंस तो इंक्रीज होंगे ना। हाई टेम्परेचर पे इंटरेक्शंस क्यों इंक्रीज होंगे श्रेयस, व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट? दो लोग बात करेंगे, जैसे मान लो यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड, तो अब मान लो तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी दौड़ रहा है, ठीक है, तो तुम्हें लगता है इसमें बात करना बहुत आसान होगा, एंड यू आर आल्सो, कोलिजन ज्यादा होंगे, लेकिन हम प्रेशर भी तो कम रख रहे हैं, प्रेशर कम रख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी कम कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी भी बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन कम ही होगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके, ओके, ठीक है, अभी हम एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अच्छा मान लो दो बच्चे हैं, एक क्रिकेट खेलता है और एक फुटबॉल खेलता है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कौन बेहतर खिलाड़ी है? एवरीडी, एक क्रिकेट खेलता है और एक फुटबॉल खेलता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं क्या कौन बेहतर खिलाड़ी है? नहीं कर सकते। तो हम कब कंपेयर कर सकते हैं बताओ, कैसे कंपेयर करेंगे? कंपैरिजन का पॉसिबिलिटी तब बनेगा, मतलब कब बनेगा? जब दोनों सेम गेम खेलेंगे, ये कुछ समझ में आ रहा है सबको? हम उनका कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब दोनों सेम गेम खेलते हों, ठीक है, जैसे दो बच्चे को कंपेयर करना है तो दोनों को सेम पेपर दोगे, राइट, और सेम पेपर देने के बाद देखोगे कौन बेहतर कर रहा है, कंसेप्ट तो यही है ना। क्लियर एवरीवन? तो अब जरा सोचो, रियल गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विफाई भी कर सकते हैं,
आइडियल गैस को जो है सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को ही यूज करेंगे ना, ताकि कंपेयर कर सके रियल और आइडियल गैस को, क्योंकि दोनों कंप्रेस हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तभी कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लिखते हैं आइडियल गैस के लिए। तो क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा रियल गैस के लिए? यहाँ पे पी मतलब यहाँ पर मतलब क्या है, पीवी नॉट, यहाँ पर पी आइडियल वी आइडियल इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ हम लिखते हैं पी रियल इंटू वी रियल, तो ये इट शुड नॉट बी इक्वल टू एनआरटी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे क्यों होगा? क्योंकि ये पैरामीटर्स तो एक जैसे है ही नहीं ना, वो assumptions इस पे होल्ड ही नहीं करेंगे। जिसके बेसिस पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन डेराइव करी थी, वो assumptions रियल गैस में सही नहीं है ना, उस पे होल्ड करते ही नहीं है। राइट इट डाउन फर्स्ट। रिटन एवरीवन? दिस इज फॉर रियल। कौन से assumptions टेम्परेचर या प्रेशर कांस्टेंट रखने वाले हैं? Saloni, what are you trying to ask? I'm unable to understand your question. Can you unmute yourself? Saloni, क्या पूछना चाह रही हो? Can you unmute yourself and speak up? आइडियल गैस में कौन सा assumption है जो ज्यादा सबसे ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है? आइडियल गैस के assumptions यही है ना, प्रेशर वाले, इंटरेक्शन वाले, कैसे कोलिजन्स होते हैं, वही सारी चीजें हैं ना। अरे जैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे के पास जब जा रहा था, तो हम ये सोचते थे क्या कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? हम तो ये मानते थे ना कि दे आर स्ट्रेंजर्स। इज दैट क्लियर? हम ऐसा थोड़ी मानते थे। जैसे मान लो ये है राम और ये है सीता। राम एंड सीता आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जब राम सीता की तरफ जाएगा तो एक इमोशन के साथ जाएगा, राइट? इज दैट क्लियर? बट हमने तो इसको बॉल्स की तरह माना है ना, कि ये बॉल जा रहा है, इसको स्ट्राइक करेगा, तो इनके बीच में कोई इमोशन है नहीं, और इधर इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो फर्क पड़ रहा है ना प्रॉपर्टीज में। ओके तो अब देखो क्या है, पीवी, अच्छा हम एक पैरामीटर लिख दें z, तो बराबर हो जाएगा क्या? मतलब ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, पी रियल वी रियल, नाउ इफ आई एम राइटिंग इट इज z एन आर टी, देखो ऐसा है क्या, देखो 3 इज नॉट इक्वल टू 8, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, यदि लेट्स से समथिंग कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दूं जिससे ये बराबर हो जाए, जैसे 3/8 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब तो ये बराबर हो जाएगा ना। तो मैं एक पैरामीटर लिख देता हूँ z, और उसको हम डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। z को हम क्या डिफाइन करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो z क्या आ जाएगा? p रियल v रियल अपॉन एन आर टी। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, p रियल v रियल अपॉन एन आर टी को हम ऐसा लिख सकते हैं, p आइडियल v आइडियल। एवरीबॉडी, pv इक्वल टू एन आर टी तो होता है ना आइडियल गैस के लिए, तो ये लिख लीजिए, z in that case will become p real v real upon p ideal v ideal। एनआरटी सेम है दोनों केस में, हाँ।
एनआरटी सेम क्यों? क्योंकि एनआरटी में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। एनआर और टी टेम्परेचर तो सेम ही है ना, प्रेशर और वॉल्यूम ही चेंज होगा। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम ही चेंज करेंगे। एक तो वॉल्यूम का असम्पशन हमने माना है कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। दूसरा क्या है असम्पशन हमने माना है? ये दूसरा असम्पशन हमने माना है अट्रैक्शन का। तो एन और टी में क्यों चेंज आएगा? एन और टी विल रिमेन सेम। लास्ट इक्वेशन कौन से नहीं समझे भावेश? लास्ट कौन सा इक्वेशन नहीं समझे? पी रियल वर्सेस, अरे भाई जेड क्या है? पीवी वी इज इक्वल टू जेड एन आर टी है, तो जेड पी रियल वी रियल बाई आर टी होगा ना, तो एन आर टी को हम लिख सकते हैं ना पी आइडियल वी आइडियल। तो ये पी रियल वी रियल अपॉन पी आइडियल वी आइडियल, इसमें डाउट है क्या? एवरीबॉडी इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो अब देखो क्या है, आगे बढ़ जाए। सबने लिख लिया था ना? लिखा था या नहीं लिखा था? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके, तो अब देखो z क्या है? p रियल v रियल अपॉन p आइडियल v आइडियल। तो अब जब हमें कंप्रेस करना है तो हम क्या करते हैं बताओ? यदि हम दोनों को कंप्रेस करेंगे तो दोनों को सेम प्रेशर देंगे ना एवरीबॉडी। यदि तुम दोनों सिस्टम को कंप्रेस करके देखना चाहते हो तो दोनों पे प्रेशर सेम ही रखोगे, अलग अलग रखोगे? यहाँ पे यदि P1 है, यहाँ P2 है, तो सेम रखोगे राइट? तो यदि दोनों का प्रेशर सेम है तो Z क्या आ जाएगा? V रियल अपॉन V आइडियल, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस। और यू कैन आल्सो राइट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस तो एसटीपी पे होता है 22.4, तो Z आ गया V रियल अपॉन 22.4। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रहा है हमने Z कैसे डिफाइन किया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? ओके, राइट इट डाउन देन। लास्ट स्टेप कौन सा? ये वाला स्टेप क्या आयुष? एक्चुअली आइडल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है ना एसटीपी पे, तो वो लिख दिया। नहीं वो एसटीपी पे ही लिखा है, जनरल डेफिनेशन ये है सलोनी, दिस इज द जनरल डेफिनेशन, दिस इज एट एसटीपी, दिस इज द जनरल डेफिनेशन। ये वाली बात जो है वो जनरल डेफिनेशन है। डन एवरीवन? ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो अभी हमने क्या सीखा, यदि Z1 है इसका मतलब क्या हुआ बताओ एवरीबॉडी? यदि Z1 है तो V रियल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये समझ में आ रहा है? यानी आइडल गैस वाली ही चीज हो जाएगी यहाँ पे राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? उसको तो आइडल गैस बोलेंगे ना एवरीबॉडी। यदि Z1 है तो V रियल इज इक्वल टू V आइडियल, तो ये तो आइडियल ही हुआ, तो ये आइडल गैस हुआ राइट?
अब मान लो z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, यानी v रियल इज ग्रेटर देन v आइडियल। तो अब जरा सोचो, यदि z ग्रेटर देन 1 है तो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर रिपल्सिव इंटरैक्शन है। ये समझ में आ रहा है? आइडियल गैस से ज्यादा वॉल्यूम ले रहा है, फिर दो लोग बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते स्ट्रेंजर से, ये लोग डिस्टेंस डी पे रहते हैं, तो ये उससे भी ज्यादा दूर रहेंगे डी डी डैश पे। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो इनके बीच में तकरार है, राइट? इसलिए एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। अब मान लो z लेस देन 1 आया, यानी v रियल इज लेस देन v आइडियल, तो इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिव, इनके बीच में प्यार है, ये नॉर्मल से कम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, राइट? दे हैव अ टेंडेंसी टू कम क्लोज टू ईच अदर। तब हम कंपेयर कर पा रहे हैं ना ये रेफरेंस के बेसिस पे, किसके अंदर अट्रैक्शन है और किसके अंदर रिपल्शन है। देन राइट इट डाउन। कौन सा ऊपर वाला नहीं समझा आयुष, ये वाला? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? z ग्रेटर देन 1, अरे ग्रेटर देन 1 का मतलब यही है ना, z क्या होता है देखो, z होता है v रियल अपॉन v आइडियल, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो v रियल ग्रेटर देन v आइडियल हो गया ना। इज दैट क्लियर नाउ और नॉट? आगे बढ़ सकते हैं? ओके ठीक है, राइट डाउन। ओके डन। v रियल अपॉन v आइडियल का नहीं समझे? अरे यार ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? कल्पेश बोल रहा है कि v रियल अपॉन v आइडियल का नहीं समझे। सी, यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन लिखा है z इज इक्वल टू p रियल v रियल अपॉन p आइडियल v आइडियल, तो जब दोनों पे प्रेशर सेम रखेंगे तो v रियल बाय v आइडियल आएगा, इतना ही तो है। इज दैट क्लियर और नॉट कल्पेश? अभी भी नहीं समझ में आया क्या? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, just a minute, let me just scroll down। अनम्यूट करना है तो करो, आई थिंक यू हैव द परमिशंस, यू कैन डू दैट। हाँ सर, वो z इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल इज ग्रेटर देन 1, वो नहीं समझा, वो क्या लिखा है? तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे पास तीन केसेस हैं, z इज इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब v रियल इज इक्वल टू v आइडियल हो गया, यानी आइडियल गैस ही है ना ये समझ में आया? z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, v रियल अपॉन v आइडियल यदि ग्रेटर देन 1 हुआ इस केस में, इसका मतलब v रियल जो होगा वो ग्रेटर देन v आइडियल होगा ना। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या? तो आइडियल गैस में जब कोई इंटरेक्शन नहीं होता है तो उससे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी नो इंटरेक्शन पे वॉल्यूम v1 था, अब जो है v डैश हो गया जो कि ग्रेटर देन v है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि इसके केस में व्हेन देयर वाज नो इंटरेक्शन, सो इस केस में देयर शुड बी रिपल्शन?
क्लियर और नॉट? कल्पेश क्लियर है या नहीं है? ओके ठीक है। अब हम देखो करते हैं कंपैरिजन। देखो आइडल गैस के लिए सपोज एक रिलेशन, आइडल गैस के लिए पीवी का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। लेट्स से दिस इज फॉर आइडल गैस। तो तुम्हें क्या लगता है रियल गैस के लिए कैसा आएगा? एवरीबॉडी व्हाट डू यू थिंक विल बी द ग्राफ फॉर रियल गैस? एवरीबॉडी तुम्हें नहीं लगता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका डेविएशन बढ़ता जाएगा रियल और आइडल का? देखो इधर प्रेशर बढ़, देखो समझने की कोशिश करो, लो प्रेशर पे बिहेवियर होता है राइट, तो लो प्रेशर पे इसके सबसे क्लोज होगा, और जैसे 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 तुम प्रेशर बढ़ाते जाओगे ये इससे दूर भागता जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा ये उससे दूर भागता जाएगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा वैसे वैसे इसके दूर चला जाएगा, और वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो इसके पास रहेगा। ये समझ में आ रहा है सबको या नहीं चमक रहा है? कुछ ऐसे भी समझो ना, ज्यादा वॉल्यूम में इसके क्लोजेस्ट रहेगा, और जैसे जैसे कम होता जाएगा वॉल्यूम प्रेशर बढ़ता जाएगा ये इससे दूर भागने जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? हमने यही पढ़ा है ना कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये आइडल की तरह बिहेव करता है। ठीक है एवरीबॉडी? फाइन, राइट इट डाउन देन। प्लीज एक्सप्लेन द ग्राफ अगेन। देखो एक साथ हो जा रही है, बिल्कुल हो जाएगी एक साथ, मतलब तुम जैसे बहुत लो प्रेशर पे चले जाओगे, बहुत लो वॉल्यूम पे, अरे तुम्हें ये पता है कि जब वॉल्यूम कम हो, ठीक है, या फिर प्रेशर, समझने की कोशिश करो, जब वॉल्यूम कम होगा ना और प्रेशर भी कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे एक दूसरे से, तो इंटरैक्ट कम करेंगे राइट, तो आइडल की तरह जैसा बिहेवियर इनके क्लोजेस्ट होगा। अरे इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए तभी आइडल की तरह बिहेवियर आता है, यही है ना अपने पास कंसेप्ट। So this is that clear? इंटरैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नहीं होना चाहिए, तो अपने पास जो है वो आइडल की तरफ बिहेवियर आता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे यार हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो अब जरा समझने की कोशिश करो कि जब वॉल्यूम ज्यादा है, इस केस में समझने की कोशिश करो, वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका बिहेवियर आइडल के क्लोजेस्ट होगा ना। समझ में आ रही है बात? अभी भी नहीं आ रही? अरे जैसे मान लो सिद्धेश और सुरेश दो फ्रेंड हैं, तो सिद्धेश और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनको हमको चाहिए क्या कि मान लो ये क्लास में बैठे रहते हैं और बात करते हैं, तो टीचर क्या करता है, सिद्धेश को उठा के कहीं और भेज देगा। तो अब क्या होगा, इसने क्या किया, ऐसा क्यों किया? अब इनके बीच की दूरियां बढ़ गई, तो अब जो भी है प्यार हो या तकरार खत्म हो जाएगा ना। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये आइडल की तरह बिहेव कब करेंगे, जब इनका डिस्टेंस बढ़ा देंगे हम। अब जब इनको नजदीक लेने आओगे, जब इनसे बात, इनको ये दोनों है दोस्त या जो भी है दुश्मन है, तो अब इनको नजदीक बिठाना चालू करोगे तो ये क्या करेंगे बताओ? नजदीक बिठा, इंटरेक्शन चालू हो जाएगा ना इनका, तो इंटरेक्शन चालू होगा यानी रियल से डेविएशन होगा, तो आइडल का बिहेवियर तब होगा जब वॉल्यूम ज्यादा है, और आइडल से दूर बिहेवियर तब होगा, सॉरी, जब वॉल्यूम कम है। इज दैट क्लियर? तो ग्राफ जो है क्लोजेस्ट होगा इस तरफ पे हायर वॉल्यूम पे, और जैसे जैसे वॉल्यूम कम करते जाओगे भागते जाएगा ये, आइडल से डेविएट होने लगेगा। समझ में आ रहा? अभी भी नहीं आया? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? सिद्धेश तुम्हें समझ में आया अभी? अभी भी नहीं आया? ओके लिख लिख लो इसको, राइट इट डाउन।
डन एवरीवन? ओके। अब देखो, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वंडर वॉल्स मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर रियल गैस। वंडर वॉल नाम याद आ रहा है? एवरीबॉडी डू यू रिमेंबर दिस नेम? बड़ा पॉपुलर नाम है वंडर वॉल फोर्सेस। ये जो बंदा था ना, उसको ये बात उसको हजम हो ही नहीं रही थी कि गैस के बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता। ये बात उसको हजम हुई ही नहीं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता। बिकॉज क्यों नहीं हजम हुई? क्योंकि ही वाज द पर्सन हु वाज वर्किंग ऑन फिजिकल इंटरेक्शंस। उसके नाम पे ही तुमने पढ़ा होगा, याद है? हमने बोले थे कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं, कुछ अट्रैक्शन ऐसे होते हैं जो बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाते, उनको फिजिकल इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसे याद है समोसा वाला एग्जांपल, एक बच्चा जाता था ठेले समोसे वाले ठेले पे, समोसे की तरफ अट्रैक्ट होता था। चाट पापड़ी के ठेले से जाता था, उधर अट्रैक्ट होता था। ठीक है, आइसक्रीम वाले ठेले की तरफ अट्रैक्ट होता था, बट बॉन्ड कहीं नहीं बनती थी, राइट? तो अब उस बंदे को ये बात पता थी कि गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो है इंटरेक्शन तो होता है। तो अब ये आइडल गैस वाली assumptions को हजम कर नहीं पाया, और फाइनली ही केम अप विथ अ रिलेशन एंड ही मॉडिफाइड द रिलेशन फॉर, मतलब उसने जो रिलेशंस है ना उसको मॉडिफाई किए और फाइनली प्रपोज किए किसके लिए? एवरीडी किसके लिए फाइनली प्रपोज किए? रियल गैस के लिए। ठीक है एवरीबॉडी? ओके, सो लेट अस सी दिस वंडर वॉल्स मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। देखो सबसे पहला चीज जो है, सबसे पहली चीज जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो तो एप्लीकेबल है ना, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, वो तो एप्लीकेबल है, यहाँ पे जीरो नहीं होता है यहाँ वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जैसे हम ये जानते हैं पी आइडियल वी आइडियल इज इक्वल टू एनआरटी। तो अब तुम्हें क्या लगता है कौन कौन से टर्म्स में करेक्शंस रिक्वायर्ड है? एवरीबॉडी, प्रेशर में करेक्शन रिक्वायर्ड है क्योंकि देखो, और वॉल्यूम में करेक्शन रिक्वायर्ड है, और कहीं करेक्शन रिक्वायर्ड है क्या? अरे जरा समझने की कोशिश करो। जैसे एक मॉलिक्यूल हमने तो ये बोल दिया कि भैया इनका जगह खाली है नहीं। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, अब कंटेनर का वॉल्यूम v है और तुमने एक मॉलिक्यूल डाला उसका वॉल्यूम v1 है, तो अब खाली स्पेस v माइनस v1 होना चाहिए ना। एवरीबॉडी ये क्लियर है? यदि मैंने v1 डाला तो अब एम्प्टी स्पेस क्या होना चाहिए? v माइनस v1 होना चाहिए। बट आइडियल गैस के केस में क्या होता है पता है? आइडियल गैस के केस में v होता है क्योंकि उसका खुद का वॉल्यूम जीरो है। अब आइडियल गैस के केस में क्या होगा बताओ? एम्प्टी स्पेस तो v ही आएगा, तो यहाँ तो करेक्शन रिक्वायर्ड है ना, v माइनस v1 होना चाहिए, यहाँ तो v ही बता रहे हैं, तो यहाँ वॉल्यूम में करेक्शन तो रिक्वायर्ड है। दूसरी बात, जैसे मान लो देखो एक कॉलिजन जब हो रहे हैं तो इनके बीच में इंटरेक्शन भी है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? कोलिजन जब है तो इनके बीच में इंटरेक्शन भी है। तो अब इनका जो कोलिजन होगा वो थोड़ा नए तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें इंटरेक्शन हमें कंसिडर करना होगा, राइट? तो उसने क्या किया, दो टर्म प्रेशर इंट्रोड्यूस कर दिए, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन टर्म्स इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोनों करेक्शन टर्म्स देखते हैं। डन एवरीवन? ओके डन। वेट करूं? ठीक है, डन।
V1 को आइडियल गैस माना है क्या? नहीं, V1 को मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल माना है भावेश। V1 is the volume occupied by the gas molecule and V is the volume of container. Is that clear? Is that clear? तो आइडियल गैस में किसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब क्या पूछना चाह रहा है भावेश? What do you want to ask? I am unable to understand the question and the point you are trying to make. अनम्यूट करके बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। आइडियल गैस का कुछ वॉल्यूम होता ही नहीं ना, तो V होगा। अनम्यूट करके बोलो ना क्या बोलना है, because I am unable to judge what you are trying to ask. Everybody done or not? Okay, तो पहले बताओ, ग्राफ समझाओ। कौन सा ग्राफ सिद्धेश? Which graph are you talking about? कौन सा ग्राफ तुम्हें फिर से समझाऊं, बताओ। क्या ये वाला ग्राफ? Are you talking about this graph? See सिद्धेश, बेसिकली जैसे मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ तुम्हें, जैसे तो there are two friends, सिद्धेश एंड सुरेश। तो अब ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, या मान लो दुश्मनी है, तो ये आपस में नजदीक आएंगे तो लड़ने लगेंगे, राइट? तो इनका बिहेवियर जो है, और आइडियल बिहेवियर ये रहेगा कि कोई इंटरेक्शन इनके बीच में हो ही नहीं। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो तुम सफर पे जाते हो, ट्रेन पे कहीं बैठ के या फिर कहीं से भी जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यू कम अक्रॉस आर स्ट्रेंजर्स, तो उनसे कोई मारपीट प्यार मोहब्बत तो इतना जल्दी का इजहार नहीं करते ना। इज दैट क्लियर? सो बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स, फाइन। सो इन दिस केस स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करना आइडियल बिहेवियर है। इज दैट क्लियर? स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करना आइडियल बिहेवियर है। तो अब मान लो सिद्धेश और सुरेश को सीट जो है ट्रेन में बहुत दूर मिलती है, मतलब दूसरे डब्बे में मिलती है एक को, और एक को मान लो इस वाले डब्बे में मिलती है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन जीरो होगा ना। तो अब तो वो ऑल्दो दोस्त हैं फिर भी आइडियल की तरह बिहेव कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे भी वही केस है कि जब आइडियल गैस जो है उसमें क्या कंसेप्ट होता है, उसमें कंसेप्ट ये होता है कि उसके अंदर कोई इंटरेक्शन होना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके अंदर कोई इंटरेक्शन होना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो इंटरेक्शन कब नहीं होगा बताओ? जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तब ना। इज दैट क्लियर? इंटरेक्शन तब नहीं होगा जब डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो जब डिस्टेंस ज्यादा है यानी कि वॉल्यूम ज्यादा है, तो आइडियल का बिहेवियर क्लोजेस्ट है। डिस्टेंस हम कम करते गए, ठीक है, यानी वॉल्यूम को हम कम करते गए तो इंटरेक्शन बढ़ता गया, तो बिहेवियर ज्यादा हो गया डेविएट आइडियल से। इतना ही तो है। इसलिए देखो ना, इसको हम इस लाइन के दूर लेते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको लेके आ रहे हैं पास। वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो इस लाइन को भगा रहे हैं इस लाइन के दूर। यही है ना मतलब वॉल्यूम कम करने से। अरे वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम कंटेनर का सलोनी। इज दैट क्लियर? व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेनर्स वॉल्यूम। जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सिद्धेश और सुरेश में, तो हम उस ट्रेन के डब्बे के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, उनके खुद के वॉल्यूम की बात थोड़ी कर रहे हैं। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? अभी भी नहीं चमका है तुम लोगों को? ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी भी नहीं चमका? So can we come out to the parameters pressure correction and volume correction? तो पहले कौन सा स्टार्ट करें बताओ, प्रेशर करेक्शन या वॉल्यूम करेक्शन? प्रेशर। चलो ठीक है, फिर प्रेशर ही चालू कर लेते हैं। प्रेशर करेक्शन, देखो प्रेशर करेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादातर केसेस में
अट्रैक्शन होता है रिपल्शन होता है, बताओ? एवरीबॉडी, अट्रैक्शन ही होता है ना ज्यादातर गैस, नोबल गैस को छोड़ के हर बार अट्रैक्टिव होता है। वंडरवॉल फोर्सेस तुमने रिपल्सिव तो पढ़ा नहीं है एवरीबॉडी, वंडरवॉल फोर्सेस में तुमने रिपल्सिव इंटरेक्शन पढ़े हैं क्या? अरे कुछ तो बोलो। इज दैट क्लियर एवरीवन? वंडरवॉल फोर्सेस में रिपल्सिव तो पढ़े नहीं है, तो अट्रैक्शन की बात वंडरवॉल ने की थी, रिपल्शन की बात तो उसने की नहीं थी, क्योंकि रिपल्शन बहुत कम केसेस में होता है, हीलियम वगैरह। ठीक है, तो अब देखो उसने क्या बोला, क्योंकि अट्रैक्शन है राइट, तो अब ये जो बोल रहा है कि पी रियल जो है इट विल बी लेस देन पी आइडियल, यानी पी आइडियल ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है? अरे मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा कौन कोलाइड करेगा, रियल वाला या फिर आइडियल वाला? रियल वाला जब इंटरैक्ट करने जाएगा वॉल से तो इसको रोकेगा कि जा मत टकरा, दूसरा मॉलिक्यूल इसको रोक लेगा क्योंकि अट्रैक्शन है। बट आइडियल के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इसके जो कोलिजन्स हैं वो एक तरह से कम प्रेशर जनरेट करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि आइडियल गैस ज्यादा प्रेशर क्यों एक्सर्ट करेगा रियल से? क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन है, इसके अंदर अट्रैक्शन है और इसके अंदर नो इंटरैक्शन है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नहीं समझे? क्यों नहीं समझे भाई? कितने लोगों नहीं समझे? ओके, राइट इट डाउन फर्स्ट। ओके, राइट इट डाउन फर्स्ट। रिटर्न, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, मैं एक पॉइंट बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं वॉल्स के साथ, एक केस में रियल है दूसरे केस में आइडियल है, ठीक है? तो अब कोलिजन्स क्या होता है, कितने मोमेंटम के साथ टकराएगा, उससे ही प्रेशर जनरेट होता है ना। याद करो हमने प्रेशर कैसे निकाला था, mux माइनस mux टू mux/L। तो अब जब अट्रैक्शन हो रहा है तो यानी कि एक मॉलिक्यूल जब जाएगा वॉल से टकराने के लिए तो उसका दूसरा मॉलिक्यूल रोक लेगा, मतलब उसको वॉल से टकराने में रोकने वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो तुम्हें नहीं लगता है कि वो थोड़ा धीरे जाएगा, उसकी मोमेंटम थोड़ी कम होगी? रियल गैस के अंदर अट्रैक्शन है और आइडियल गैस के अंदर अट्रैक्शन नहीं है, राइट? तो अट्रैक्शन होने की वजह से तुम्हें नहीं लगता ये कम मोमेंटम के साथ दीवार पे टकराएगा या वॉल्स के साथ टकराएगा, तो उससे वो कम प्रेशर जनरेट करेगा, राइट? अभी भी क्लियर नहीं है क्या? डन एवरीवन? write it down. It is due to the ideal gas has higher pressure, इसके लिख लो, it is due to the attractive forces present in case of real gas, write down, it is due to the attractive forces present inside the molecules of real gas, या लिख लो इसको। डन एवरीवन? ओके, अब हम थोड़ा आगे का बात कर लेते हैं। राइट डाउन सिद्धेश, मैं बोल रहा हूं कि इट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस present between the molecules of ideal gas,
written? It is because of the attractive forces present between the molecules of ideal gas. ठीक है, सही बात है। आगे बढ़े हम या नहीं बढ़े? ठीक है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, तो अब देखो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि P आइडियल इज इक्वल टू P रियल प्लस सम कांस्टेंट K। कुछ ज्यादा है ना, तो कुछ सम कांस्टेंट K के हम ऐड कर सकते हैं। ये K क्या है? अपना करेक्शन फैक्टर है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यहाँ पर K इज करेक्शन फैक्टर, हम कुछ टर्म K ऐड कर देते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? हमने K एक टर्म ऐड कर दिया है, दैट इज कॉल्ड करेक्शन फैक्टर। मल्टीप्लाई भी कर सकते थे बट उसने ऐड ही किया है भाई, उसका कन्वेंशन है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इनफैक्ट डिवाइड भी कर सकते थे। इफ यू डिवाइड समथिंग बाय लेस देन 1 देन इट विल बी इंक्रीज। तो उसका कन्वेंशन है ना कि वो जिस हिसाब से प्रपोज करेगा थ्योरी, उसमें किस हिसाब से ऐड हो रहा है। ठीक है, k इज सम, k डैश लिख देता हूं भैया, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k डैश लिख दिया मैंने इसलिए। अब जरा देखो क्या हो रहा है। ये मॉलिक्यूल्स जब टकराएगा तो प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल दीवार पे जाके टकराएगा तो प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल दीवार पे टकराएगा और उससे प्रेशर जनरेट होगा, तो कितनी बार टकराएगा ये? और सबसे पहले चीज, जब ये टकराएगा तो खुद ही टकराएगा या फिर किसी और मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट भी करता हुआ रहेगा? एवरीबॉडी ये जरा बताओ, एवरीबॉडी जरा ये सोचो, जब ये मॉलिक्यूल दीवार से टकराएगा तो इसके पीछे एक मॉलिक्यूल होगा, इंटरेक्ट भी इससे भी करता रहेगा, टकराएगा। बट क्या ये साइमल्टेनियसली इससे टकराएगा एवरीबॉडी, या क्या साइमल्टेनियसली इससे भी टकराता रहेगा? क्या ऐसा होगा क्या? हम एक्चुअली, याद है इंटरैक्शंस जो हम पढ़ते हैं वो बाइमोलिक्यूलर पढ़ते हैं, ये समझ में आ रहा है? इंटरैक्शंस हम बाइमोलिक्यूलर पढ़ते हैं। मतलब क्या है, जब भी हम इंटरैक्शन या कोलिजन पढ़ेंगे ना, तो एक मॉलिक्यूल जो है, ये वाला मॉलिक्यूल जो किसी, दिस इज आवर रेफरेंस मॉलिक्यूल। ये रेफरेंस क्यों है पता है? क्योंकि ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, ये वॉल्स के साथ टकरा रहा है, ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो इसका इंटरैक्शन सिर्फ यहां तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल। और ये यदि इसके साथ इंटरेक्ट कर भी रहा है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये समझ में आया कि जब हम प्रेशर इस मॉलिक्यूल की वजह से निकाल रहे हैं तो हम यहां तक ही कंसिडर करेंगे रिपल्शन इंटरेक्शन, यहां तक नहीं कंसिडर करेंगे। ये सबको चमक रहा है या नहीं चमक रहा? ओके श्रेयस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये हमने पढ़ा था ना कि कोलिजन्स हम मोस्टली इंटरेक्शंस बाइमोलिकुलर ही मानते हैं, कोलिजन्स से लेकर के सारी चीजें। उस हिसाब से क्या इनफाइनाइट मानेगा ये? तुम्हें क्या लगता है, उससे तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल हो जाएंगे, तो क्या इनफाइनाइट इंटरेक्शन कंसिडर करेगा ये? अरे हो तो सकता है इनफाइनाइट, बट क्या इज इट पॉसिबल टू कंसिडर दैट? हमने कोलिजन्स भी तो बाइमोलिकुलर ही बताया है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से ये भी मोस्ट लॉजिकल बात बन रहा है। इज दैट क्लियर श्रेयस? क्लियर है नहीं है? तो अब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, लेट्स से लेयर 1 व्हिच इज एक्सर्टिंग प्रेशर। व्हाट डिड यू से अबाउट, आई सेड कि जब ये मॉलिक्यूल टकरा रहा होगा ना दीवार के साथ, और उस प्रेशर और उस कोलिजन के कारण प्रेशर जनरेट हो रहा है, जब ये मॉलिक्यूल टकरा रहा है दीवार के साथ और उस कोलिजन के साथ उस कोलिजन से प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो हम उसके जस्ट एक पीछे वाली लेयर को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब वो पीछे वाली लेयर को कंसिडर करते हैं लेकिन तीसरे लेयर को कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं कंसिडर करते? क्योंकि हम एक टाइम पे दो ही इंटरेक्शन कंसिडर करेंगे, हम इनफाइनाइट थोड़ी कंसिडर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोले कोलिजन भी हमने बाइमोलिकुलर ही पढ़ा है कि एक टाइम पे दो टकराएंगे। अभी तो क्लियर है या नहीं है क्लियर?
Please respond in the chat box. Is that clear now? Okay, clear. Fine. तो अब जरा देखो ये जो करेक्शन टर्म है k डैश, इसने क्या बताया? k डैश इज प्रोपोर्शनल टू n by v number of molecules per unit volume from layer 1 and k dash is also proportional to n by v from layer 2. अब layer 2 क्यों? और layer 1 और layer 2 तो homogeneous हो गए, तो उसने बोला k dash proportional to n square by v square. ये कुछ चमक रहा है तुम लोगों को? अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर जो करेक्शन टर्म है, अच्छा पहले राइट इट डाउन. Written everyone? Okay. See, basically what he is trying to say, वो ये कहना चाह रहा है कि प्रेशर जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर ही तो डिपेंड करता है. फिफ्टी जितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कोलाइड करेंगे वो प्रेशर जनरेट करेंगे. तो ये वाला फैक्टर तो क्लियर हो ही जाना चाहिए कि n by v टर्म क्यों आ रहा है. इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली ये जो है n by v वाली जो टर्म है यही प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना. इज दैट क्लियर? ये n by v वाली टर्म प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो है ही. अब एक लेयर ये है जिसका n by v टर्म हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी तो एक लेयर होगा, उसका भी n by v उसको कंसिडर करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा होगा तो ये इससे भी इंटरैक्ट कर रहा होगा ना. ये हो सकता है इसके साथ टकरा रहा होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल तो हमेशा कोलाइड करते रहते हैं. तो जब ये इसके साथ टकरा रहा होगा तो ये इसके साथ इंटरेक्शन में है, इसके साथ भी कोलाइड कर रहा है, तो हमें दो लेयर्स का n by v देखना पड़ेगा, ऐसा उसका कहना है. ठीक है, दिस इज अ थ्योरी, दिस इज हाउ ही प्रपोज्ड. I mean, this is how Van der Waal has proposed this. Is that clear? उसका ये प्रपोजल है, वो इस तरह से बता रहा है. मल्टीप्लाई क्यों किया दोनों का? See, this is again his proposal. ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना. जैसे v प्रोपोर्शनल टू 1 by v होता है, v प्रोपोर्शनल टू t होता है, तो मल्टीप्लाई तो करते ही है ना. जैसे मान लो v प्रोपोर्शनल टू t है, v प्रोपोर्शनल टू 1 by p है, तो हम लिखते हैं ना v प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब t by p होगा. यदि n भी लिख दें तो हम ऐसा लिख देंगे v प्रोपोर्शनल टू n t by p, वैसा ही कर रहे हैं और क्या. n by v इसलिए सेम होगा सलोनी, बिकॉज होमोजेनस सिस्टम है. इज दैट क्लियर? गैस होमोजेनस सिस्टम है ना, इसलिए. नहीं चलेगा श्रेयस, क्योंकि दो दो टर्म्स हमें दो दो लेयर कंसिडर करने हैं n by v के. देखो n by v दोनों सेम इसलिए लिखा क्योंकि एक तो गैस का सिस्टम होमोजेनस है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए गैस. डन एवरीवन? ये लिख लिया तुमने? टी क्यों कंसीडर करेंगे यार, इसकी बात तो पहले ही कर चुके हैं ना कि वी डोंट नीड टू कंसीडर टी. श्रेयस अनम्यूट करके बोलो, टी तो हमें कंसीडर नहीं करना. हमें तो पी और वी की बात है ना, प्रेशर और वॉल्यूम की बात हुई थी.
कि प्रेशर और वॉल्यूम में ही करेक्शन रिक्वायर्ड है, बाकी में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो अब क्यों हम टी की बात करें बताओ? सर हाँ बोलो। सर जो दोनों लेयर है वो अगर होमोजीनियस है तो फिर हम डायरेक्टली n by v क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना तो गैस, जैसे आइडियल गैस पढ़ते हैं तो एक लेयर के बारे में पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे हमने एक मॉलिक्यूल लिया था जिसको टक्कर मारी थी दीवार से और वो वापस आया था, याद आ रहा है? हाँ यहाँ पे क्या करना है थ्योरी के अंदर, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन है कि ये जब मॉलिक्यूल तक टक्कर मारेगा तो वो दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता हुआ रहेगा, तो किसी एक और लेयर का हमें इंटरैक्शन भी कंसिडर करना है। दिस इज हाउ ही हैज प्रपोज्ड दिस थ्योरी, तुम्हें उसको समझना है, ये तो थ्योरी है ना। सर बट ऐसे तो और कितने भी लेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकता है, बट हम लॉजिकल सिर्फ दो ही बताते हैं, एक इंटरैक्शन दूसरे के साथ ही होगा, बाकियों के साथ नहीं होगा। क्योंकि जैसे तुमने वंडरवाल फोर्स भी पढ़ा था, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आता था, तो हम सिर्फ जस्ट डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो जो क्लोजेस्ट होगा वही सबसे बेस्ट इंटरैक्ट करेगा ना। हाँ डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो वो भी उसके हिसाब से भी तुम सोच सकते हो। समझा सर। एवरीबॉडी रिटन? आगे बढ़ सकते हैं? अरे मतलब देखो, दिस इज हाउ ही हैज प्रपोज्ड दिस थ्योरी। अभी तो थ्योरी है ना, थ्योरी बनाने वाला तो थ्योरी बना देता है, अब यदि वो लॉजिकली फिट बैठता है तो हमें एक्सप्लेन, हमें समझना पड़ता है कि सही है ये। इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है कि टर्म आएगा क्या, के को हम लिख सकते हैं a n square by v square. What is a? A is the constant of proportionality. A is the constant of proportionality which represents the strength of various attractive interactions within a molecule. Is that clear everybody? A जो है वो बताता है कि कितना अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। अब जरा समझते हैं इस चीज को, जैसे P हम लिखते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यानी क्या, P आइडियल इज इक्वल टू P रियल, है ना। तो P आइडियल मान लो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो रेफरेंस है, तो P ideal is a reference since it is constant, so it will be constant because of being a reference it is constant. तो अब देखो P रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ये कांस्टेंट है, तो अब P रियल जब ज्यादा होगा, ठीक है एवरीबॉडी, जब P रियल ज्यादा होगा, या ऐसा समझते हैं जब A ज्यादा होगा तो P रियल कम होगा ना, उसने मैथमेटिकली इस बात को बताया कि जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो प्रेशर गैस का कम होगा। ठीक है, मतलब थ्योरी बताने का तरीका क्या होता है कि एक जो नॉर्मल बात है, जैसे हमने ये बात पहले भी कर दी थी ये चीज पढ़ने के पहले, बट थ्योरी क्या करता है, उसको एक लॉजिकल तरीका दे देता है, मैथमेटिकल मेथड बताता है, यही होता है ना, ताकि उससे हम ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पाए। राइट इट डाउन एवरीवन। डन एवरीवन, डन। ए का रिलेशन नहीं समझे, क्या नहीं समझे ए के अंदर संदेश, ए का कौन सा रिलेशन नहीं समझे?
लास्ट वाला ये देखो, A यदि ज्यादा है, अरे भैया ये दोनों कांस्टेंट है, तो A यदि जिस गैस के लिए ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, तो ये कम हो जाएगा ना। मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो x बढ़ाओगे तो y कम होगा ना। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, अब आगे बढ़ जाएं। तो अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास NH3 है, H2S है और SO2 है, तीन गैसेस हैं तुम्हारे पास, तो A किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? अच्छा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। एवरीबॉडी, तुम्हारे पास तीन गैसेस हैं, H2S, NH3 और SO2। तो अब इसमें ये बताना है आपको कि सबसे ज्यादा जो है A किसके लिए होगा? समझ में आ रहा है ये बात? Which gas will have highest value of A? एवरीबॉडी बताओ। देखो NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो सबसे ज्यादा NH3 के अंदर होगा। ये समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई इसके अंदर। ये नहीं समझ में आया? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भैया। अब इन दोनों में कोई इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है, तो जिसका मोलर मास ज्यादा उसका ज्यादा, तो ये होगा A का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है A का, ठीक है। A का यूनिट क्या होगा एवरीबॉडी? यूनिट ऑफ A, देखो प्रेशर है ना, AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर है, तो ये तो ATM होगा, तो A का यूनिट होगा, आई विल टेल यू, डोंट वरी, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है। A depends on the strength of attractive forces, strength of attractive forces in a molecule, and it is independent of other factors like temperature। देखो ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। जेई के कोर्स में तुम्हें यही पढ़ना है, एक्चुअली में जेई के कोर्स में यही है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है एवरीबॉडी। जेई के कोर्स में यही है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा ये कैसे आया? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। इन दोनों के अंदर कोई स्पेशल इंटरेक्शन नहीं है, SO2 और H2S दोनों के अंदर कोई स्पेशल इंटरेक्शन है, तो किसका मोलर मास ज्यादा है? उसी का ज्यादा होगा ना। इज दैट क्लियर? जिसका मोलर मास ज्यादा है उसी का ज्यादा होगा, और क्या। अभी क्लियर है या नहीं है? A इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, हाँ बोल सकते हो, क्योंकि वो A एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब जो इंटरेक्शन है वो मोलर मास के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है ऑलरेडी क्लियर? की डाउट है? ये समझ में आ रहा है या फिर ज्यादा हो गया? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है या ज्यादा हो गया ये? रियल गैस, हाउ इज रियल गैस ट्रीटिंग यू? ज्यादा हो गया? क्यों भाई, थ्योरी तो आता ही रहता है ना। सब लोग बोल रहे हैं थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा तो डिफिकल्ट यार कुछ था नहीं।
फाइन, ठीक है, वी विल वाइंड इट, बोरिंग ज्यादा नहीं करेंगे, कर देंगे 10-15 मिनट में खत्म, ठीक है। रिटर्न एवरीवन, और ऊपर करूं? ऊपर, ओके डन। वॉल्यूम करेक्शन करें एवरीबॉडी, वॉल्यूम करेक्शन करें या नहीं करें? ओके, देखो वॉल्यूम करेक्शन, देखो वॉल्यूम में करेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों थी बताओ एवरीबॉडी, व्हाई वाज वॉल्यूम करेक्शन रिक्वायर्ड, टेल मी, वॉल्यूम में करेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों थी? कुछ आइडिया लग रहा है वॉल्यूम करेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों थी? क्योंकि एक्चुअली आइडल गैस का वॉल्यूम जीरो होता है, और आइडल गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो होता है, और रियल गैस का वॉल्यूम जीरो होता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने इसमें मॉलिक्यूल में जगह भरा, इसमें जैसे पहला एक कंटेनर लेते हैं, आइडल गैस इसमें भर दिया तुमने, इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, इसके अंदर आइडल गैस था, तो अब वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस क्या होगा एवरीबॉडी? V एम्प्टी स्पेस, तो V ही आएगा ना, ठीक है। तो अब यदि तुमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भर दिए कुछ जिसका मान लो B है, B इज लेट से वॉल्यूम ऑफ 1 मोल रियल गैस, तो अब यहाँ पे जो खाली जगह बचेगा यदि तुमने n मोल्स ऐड किए तो वो V माइनस NB होगा ना, ये समझ में आ रहा है? B टर्म वान डेर वाल ने डिफाइन किया था, तो ये जो V माइनस NB है वो किसका वॉल्यूम है बताओ? ये कंटेनर का वॉल्यूम सपोज V था, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो अब ये जो V माइनस NB वॉल्यूम है वो किसका वॉल्यूम बचा? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, राइट? इज दैट क्लियर? तो ये उसने क्या बोला कि यदि हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों को सेम कंटेनर में रखना पड़ेगा, तो उसने ये रिलेशन बताया, दिस इज V आइडियल। अब ये समझ में आया क्या? V real which is volume of container can be written as V minus NB। ये तो आसान है यार, इसको तो समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। कंपेयर किया सीधा कि आइडल गैस का जो वॉल्यूम है वो V माइनस NB के इक्विवेलेंट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था इसमें, ये तो आसान है, क्योंकि ये B था तो V माइनस NB हो जाएगा, और ये खाली जगह में आइडल गैस जाएगा वहां पे, तो आइडल गैस यदि सेम कंटेनर में डालें तो उसके लिए V माइनस NB स्पेस अवेलेबल है, एंड V माइनस NB स्पेस अवेलेबल है तो वही वॉल्यूम अब आइडल गैस के लिए अवेलेबल है। Okay, write it down, there is some background noise। Done everyone? Written? Everyone? Written or not? सबने लिख लिया? तो अब थोड़ा सा एक और, हम पूरा वंडर वाली इक्वेशन लिख ही लेते हैं, उसके बाद एक और चीज है, विल कवर दैट, ठीक है। अभी देखो हमने क्या सीखा, P real इज इक्वल टू, सॉरी, P ideal इज इक्वल टू P real प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अच्छा वेट करूं क्या? सर तो P भी करेंगे क्या? अभी देखो ना, ये
ये डन हो गया ना सलोनी। अब जरा देखो पी आइडियल जो है इट इज पी रियल प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और वी आइडियल जो है वो क्या आया, वी रियल माइनस एन बी। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा है, पी आइडियल वी आइडियल इज इक्वल टू एन आर टी। तो अब हम पी आइडियल को रियल के लिए कैसे लिखेंगे, पी रियल प्लस ए एन सॉरी ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी रियल इज इक्वल टू माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉन डेर वाल इक्वेशन। ये क्लियर है एवरीबॉडी? वॉल्यूम करेक्शन में थोड़ा सा टर्म और है, विल ऐड दैट। वॉल्यूम करेक्शन में थोड़ा सा टर्म और है, विल ऐड दैट। तो ये पहले लिख लो। अच्छा और आगे बढ़े या इतना यहां तक तो क्लियर है, और आगे बढ़ सकते हैं या फिर यहीं खत्म कर दें, ज्यादा बोरिंग तो नहीं हुआ? ठीक है पहले लिख लो, राइट इट डाउन देन। ठीक है राइट इट डाउन। रिटन एवरीवन? ओके अब देखो कुछ और चीजें हैं। अब B क्या है जरा बात कर लेते हैं, B क्या है। B इज कोलिशन वॉल्यूम, B is collision volume of 1 mole of real gas। वेट करो, ठीक है वेट कर लेता हूँ। ये NB, ये BNB वाला है कि हाँ ये B वही NB है, मतलब जो हमने डिफाइन किया था ना वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, दैट इज द सेम B। ठीक है अब जरा सोचो B को हम कोलिजन वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं। B is collision volume of 1 mole of gas। जरा सोचो जब गैस मॉलिक्यूल रहता है अपने स्टेट में तो वो टकराते रहता है या फिर ऐसे ही घूमते रहता है? डज इट कीप ऑन कोलाइडिंग विथ ईच अदर्स? एवरीबॉडी। तो अब इसमें क्या बोला कि ये जो मॉलिक्यूल रहेगा भी ना सिस्टम के अंदर तो वो ऐसे नहीं रहेगा, इट विल कीप ऑन कोलाइडिंग, ये कोलाइड करता रहेगा। तो अब एक मॉलिक्यूल ऐसा कंसीडर करते हैं, तो अब ऐसा हो सकता है ना कि ये ऐसा कितने जगह से कोलिजन हो सकते हैं, इसकी तरफ कितने तरह से टक्कर मार सकते हैं। 3D में इस तरह से टक्कर मार सकते हैं ना, इज दैट क्लियर? 3D में तो चारों तरफ से टक्कर मार सकते हैं। तो अब ये यदि मॉलिक्यूल है तो उसके आसपास ये बना मोस्ट प्रोबेबल कोलिजन स्फीयर, ये समझ में आ रहा है सबको? ये एक कोलिजन स्फीयर बन गया जहां पे मॉलिक्यूल टकरा रहा है। बट तो अब जरा सोचो कि इसका यदि रेडियस r है, r इज द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, तो कोलिजन स्फीयर का रेडियस क्या आएगा? एवरीबॉडी, कोलिजन स्फीयर का रेडियस क्या आएगा? 2r आएगा। इज दैट क्लियर? तो यदि वॉल्यूम जो है एक मॉलिक्यूल का 4/3 पाई r क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ कोलिजन स्फीयर क्या होगा? It will be 4/3
पाई 2r क्यूब, यानी 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन, आई एक्सप्लेन। हाँ, यहाँ पे बाई मोलिकुलर ही कंसिडर करता है। V is volume of molecule. Okay, write down. Okay. See, the volume of molecule is 4/3 pi r cube. And collision volume is see, can we write 8 Vm? ऐसा लिख सकते हैं क्या? Everybody, can we write 8 Vm? तो अब जरा देखो, कोलिजन तो दो ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है ना, तो अब ये कोलिजन वॉल्यूम फॉर 2 मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली दो मॉलिक्यूल टकराते हैं ना एक टाइम पे, सारे तो टकराएंगे नहीं, कोई एक जगह पे एक दूसरा ही टकराएगा। तो ये आता है कितना, ये आएगा 4 Vm, ये समझ में, ये आया 8 Vm। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, इट विल बी 4 Vm। तो अब B एक्चुअली एक मोल के लिए होता है, तो इट इज 4 Vm into Na। ये सबको समझ में आया? ये रिलेशन डिराइव करना था अपने को। ये अपने को डिराइव करना था। एवरीवन क्लियर है ये? एक मॉलिक्यूल एक्चुअली में देखो, जब दो मॉलिक्यूल टकराते हैं ना, तो टोटल वॉल्यूम तो दो मॉलिक्यूल का होगा ना कोलिजन का श्रेयस। अरे दो टकरा रहे हैं तो भाई टोटल दोनों ने ऑक्यूपाई किया ना 8 Vm, तो एक का तो 4 ही हुआ ना। अरे ऊपर 4 मॉलिक्यूल इसलिए बताया कि चारों तरफ से कोलाइड हो सकता है, बट एक टाइम पे तो कोई एक ही आएगा ना, वो तो स्फीयर बन रहा है जिसके अंदर कोलिजन हो सकता है। इज दैट क्लियर? अरे भैया 1 मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, दो टकराएंगे, ठीक है। Na इज एवोगाड्रोस नंबर।
ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर? ओके, अनम्यूट। सर इसमें हमने जो कोलिजन स्फीयर है वो एक ही मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन किया है ना, तो फिर उसी का वॉल्यूम 8 वीएम है, तो वही कोलिजन वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल के लिए होगा ना। एक्चुअली में देखो, दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं ना एक टाइम पे, तो दो के लिए इफेक्टिव हुआ ना, कोलाइड तो दो कर रहे हैं, दोनों के लिए आएगा ना वो। बट स्फीयर तो एक के ही आसपास है ना, दोनों के आसपास थोड़ी बना है हमने, अरे सिर्फ एक। इफेक्टिवली कोलाइड दो कर रहे हैं, तो टोटल स्फीयर दो मॉलिक्यूल का हुआ ना, हाँ तो इसीलिए एक। समझ में आ रही बात? हेलो? हाँ सर, बट ऐसे तो एक ही मॉलिक्यूल के आसपास का स्फीयर है ना वो, तो फिर ऐसे दो एक मॉलिक्यूल। सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड कॉल है। एवरीबॉडी, तो अभी समझ में आया? फुल ऑन कंफ्यूजन? अरे भैया क्या कंफ्यूजन? अरे क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, मान लो दो लोग मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, एक बात समझने की कोशिश करो। दो लोग मारपीट कर रहे हैं, तो अब एक क्या, जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो किसी एक के मारपीट की वजह से होगा या दोनों की वजह से होगा? दोनों को कंसिडर करोगे ना, दोनों मारपीट कर रहे हैं तो टोटल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो तुमको तो एक क्यों लग रहा है भाई, ये बताओ मुझे, ये मुझे समझ में नहीं आया। सर क्योंकि हमने वो एक के आसपास का स्फीयर डिफाइन किया है ना, इसलिए ऐसा। बट ऑब्वियसली एक को रेफरेंस तो मानेंगे ही ना, रेफरेंस तो किसी एक को मानेंगे। मान लो तुम अमन और सोहन लड़ रहे हैं, तो तुम अमन के दोस्त हो, तो तुम्हारा रेफरेंस अमन है। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा सर, बट ऐसे तो फिर उन दोनों का वॉल्यूम लेंगे ना, तो तो इसलिए। दोनों का 8 वीएम हुआ, एक का 4 वीएम हुआ, यही तो किया है हमने। हाँ, तो दोनों का कोलिजन वॉल्यूम का हाँ हमें सम करना पड़ेगा ना ऐसे तो। हाँ, कोलिजन वॉल्यूम 8 वीएम ही है, एक के लिए 4 वीएम हो रहा है। अच्छा, तो हाँ हाँ, एक के लिए 4 वीएम है, तो फिर दोनों का मिला के ऐसे हमने पहले 8 डिफाइन वीएम। किया था। हाँ, हाँ समझा सर अभी। क्योंकि टक्कर के लिए तो कम से कम दो लोग चाहिए ना भाई, अकेले थोड़ी टक्कर मार सकता है कोई। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। अच्छा, ये क्लियर हो गया 4 वीएम वाला पार्ट? तो अब जरा समझो कि ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए था, एक मोल के लिए क्या आएगा? 4 वीएम इंटू एन है ना, इतना ही तो है। Everybody now clear or not? Tell me.
नाउ क्लियर और नॉट? अभी क्या अभी नहीं आ रहा आवाज? एवरीबॉडी आवाज क्लियर नहीं है? फाइन। तो बेसिकली यही हमें डिराइव करना था। फाइन, तो सी अभी होमवर्क क्या है? होमवर्क है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन 1 to 6। ठीक है ऑलरेडी? और कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया ना वॉन्डर वाली क्वेश्चन और ये रिलेशन? तो बेसिकली देखो हमने आज तो 2 रिलेशन यही पढ़े हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ओके फाइन एवरीवन, गुड बाय। Okay, fine, goodbye. Goodbye everyone, then we'll meet in the next class.